आलीशान कमरे में खड़ा है और मन ही मन खुद से बातें कर रहा है। आखिर मैंने अपनी माँ के आंसुओं का बदला ले ही लिया। अब इन जिंदलों को अपनी औकात पता चलेगी। बस अब मुझे कार्तिक की बहन को किसी भी तरह वापस लाना है। वो अपने मन में कहता है, सिंघानिया तैयार हो जाओ, अगली बारी तुम्हारी है। बस एक बार इस खेल का सबसे बड़ा मोहरा मेरे चंगुल में फंस जाए। तभी आदिल वहां आया। भाई आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप चाहते क्या हैं? सार्थक, मैं तो सिर्फ उसे और आरव को सबक सिखाना चाहता था। आदिल, झूठ बोल रहे हैं आप। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, बात कुछ और है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते। अगर आपको आरुषि से भी बदला लेना होता तो आप कोई और तरीका अपनाते। आपने उनकी पूरी फैमिली को इस समय इन्वॉल्व क्यों किया? भाई प्लीज सच सच बताइए, क्या दुश्मनी है आपकी जिंदल फैमिली से? सार्थक, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी दुश्मनी सिर्फ आरव से है। आदिल, भाई अगर यही बात है तो प्लीज इसे यहीं छोड़ दीजिए। हम उनसे किसी और तरीके से भी बदला ले सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ किसी और के घर में नहीं रहना। मैं इन लोगों के साथ यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे अपने घर जाना है। सार्थक, आदिल ये हमारा ही घर है और अगर तुम उनके साथ नहीं रहना चाहते तो मैं उन्हें घर से निकाल देता हूँ। आदिल, नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए, मेरा ये मतलब नहीं है। सार्थक, अब तुम ये सब सोचना बंद करो और जाकर अपने कमरे में आराम करो। तभी सिद्धार्थ वहां आया। सार्थक ने आगे कहा, आदिल अब तुम जाओ। आदिल सिद्धार्थ की तरफ देखकर वहां से चला गया। सिद्धार्थ, सार्थक बेटा, मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम जो भी कर रहे हो वो गलत है। तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी, लेकिन बाकी सबको इसमें बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। सार्थक, आप अकेले मेरी माँ के गुनहगार नहीं हैं, आपकी पूरी फैमिली हमारी गुनहगार है और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आपने बिल्कुल सही नहीं किया। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी वजह से हमने क्या क्या सहा है। जब मैं 15 साल का था तब माँ का एक्सीडेंट हो गया और वो व्हीलचेयर पर आ गई। मुझे पता है कि मैंने अपने परिवार को उस समय कैसे संभाला, जिस समय मुझे खुद सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप नहीं थे, क्योंकि आप तो अपनी दूसरी बीवी के साथ ही मशगूल थे, है ना? मेरी माँ आपके साथ निकाह या शादी में थी, उसके बाद भी आपने दूसरी शादी की। दूसरी शादी से बच्चा भी हुआ और आप मेरी माँ की आंखों में धूल झोंकते रहे। आखिर में आपने मुझे और मेरी माँ को अपने घर से निकाल दिया। सिद्धार्थ, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है और मुझे इस बात का एहसास भी है। तुम मानो या ना मानो, मैं तब से वाणी को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं और उसका हक उसे दे सकूं। सार्थक हंसते हुए, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। आपको पता है, मुझे लगता था कि मेरा बाप मर चुका है। मैं हमेशा चाहता था कि काश मेरे भी दादा जिंदा होते, ताकि जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी में गंवाया है वो नहीं सहना पड़ता। मैं भी और बच्चों की तरह खुशी से और बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी पाता। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा बाप जिंदा है और उसने मेरी माँ को इतना बड़ा धोखा दिया है, तब जाकर मुझे पहली बार ऐसा लगा कि इससे अच्छा तो सच यही होता कि मेरा बाप मर चुका है। और प्लीज, मैं नहीं चाहता यह बात आदिल को अभी पता चले, क्योंकि मुझसे ज्यादा तकलीफ उसे होगी, मैं जानता हूँ। सिद्धार्थ, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर तुम ये नहीं जानते कि तुम गुस्से में क्या कर रहे हो। सार्थक, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूँ। जब मुझे इंसाफ की जरूरत थी तो इंसाफ देने वाले गुनहगारों के साथ खड़े हो गए, और फिर मैं इंसाफ पाने के लिए खुद ही गलत रास्ते पर उतर आया। ऐसा रास्ता जहाँ एक बार कदम रखने पर इंसान अपने कदम पीछे नहीं ले सकता। अब दोबारा मैं ऐसा ही कुछ कर रहा हूँ। अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, क्योंकि गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। सिद्धार्थ, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सार्थक, आपको समझ आएगा भी नहीं। सिद्धार्थ, मैं जानता हूँ तुम और आदिल मेरी जिम्मेदारी थे, वो जिम्मेदारी मैं नहीं निभा पाया। पर यकीन मानो बेटा, जितना प्यार मैं आरव से करता हूँ उतना ही तुमसे भी करता हूँ। मैंने सच में तुम्हें और तुम्हारी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। तुम मेरे पहले बेटे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सार्थक, अब बस भी कीजिए। ये आप भी जानते हैं कि मैं आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं करूंगा, तो फिर ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं मिस्टर सिद्धार्थ जिंदल? अपने कर्मों का फल लौटकर वापस जरूर आता है। अब अपने सारे गुनाहों को याद कर लेना और उनकी सजा के लिए भी तैयार हो जाना। एक एक चीज का गिन गिन कर बदला लूंगा मैं। सिद्धार्थ, ठीक है, तुम्हें जो सही लगता है तुम करो। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आरव और आहना दोनों को इससे दूर रखना। उन दोनों का इसमें कोई कसूर नहीं है। सार्थक, उनकी तरफ से आप बेफिक्र हो जाइए। मेरी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। सिर्फ उन लोगों की चिंता कीजिए जिन्होंने मेरी माँ को दुख दिया है। और हाँ, आदिल से थोड़ा दूर ही रहना। मैं नहीं चाहता कि वो आपसे इमोशनली अटैच हो। सिद्धार्थ, आदिल मेरा बेटा है, तुम मुझे उससे दूर नहीं रख सकते।
सार्थक, रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि जब उसे उसके बाप की जरूरत थी तो उसके बाप की जगह मैं था, इसलिए मैं उससे जुड़ा हर फैसला ले सकता हूँ। लेकिन आप ये हक उसके पैदा होने से पहले ही खो चुके थे, इसलिए मेरे भाई पर अपना हक जताने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। तभी सार्थक का फोन बजता है। सार्थक फोन उठाता है। हाँ बोलो। सामने से आवाज आती है। किंग, क्या आप अभी अपने अड्डे पर आ सकते हैं? कुछ जरूरी बात करनी है। यहाँ कोई मसला हो गया है। सार्थक, ठीक है, अभी आता हूँ। सार्थक फोन रखता है और तेजी से रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद अंडरग्राउंड तहखाने में शिवम, नाग और कार्तिक साथ खड़े हैं। कार्तिक शिवम और नाग पर चिल्लाते हुए, तुम लोग कर क्या रहे थे? तुम्हें पता है ना स्नाइपर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। वह हमें अभिराज सिंघानिया के खिलाफ बहुत सारे सबूत दे सकता था। वो कैसे मर गया? नाग, पता नहीं सर, हमें नहीं पता उसने कब जहर खा लिया। कार्तिक, सबसे बड़ी बात, उसके पास जहर आया कहाँ से? इस जगह के बारे में हमारे आदमियों के सिवा और कोई नहीं जानता। शिवम, लेकिन हमारे सभी आदमी वफादार हैं, कोई उसे जहर क्यों ला कर देगा? और सबसे बड़ी बात, सब जानते हैं कि किंग से गद्दारी करने वालों का क्या हाल होता है। मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी आदमी ऐसी हरकत करेगा। कार्तिक, अगर हम में से किसी ने उसे जहर नहीं दिया तो उसके पास जहर आया कहाँ से? थोड़ी देर में क्राइम किंग भी आते होंगे, तुम सोच भी नहीं सकते कि वो तुम सबका क्या हाल करेंगे। शिवम, सर, उनसे तो सिर्फ आप ही बात कर सकते हैं, आप ही उनका गुस्सा शांत कर सकते हैं। कार्तिक, इस बार मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देने वाला, तुम हर बार कोई न कोई गड़बड़ करते ही रहते हो। और तुम नहीं जानते स्नाइपर किंग के साथ साथ मेरे लिए भी कितना जरूरी था। उसके पास अभिराज सिंघानिया के क्राइम्स की पूरी डिटेल थी। तभी मोंटी वहां आता है। मोंटी, सर, हमारे आदमियों ने कुछ और जानकारी दी है। कार्तिक, क्या? मोंटी, किंग के बारे में पता लगाने के लिए एक खुफिया एजेंसी ने एक स्पेशल सीक्रेट कमांडो को हायर किया है। लोग उसे एजेंट मैक्स के नाम से बुलाते हैं। उसने सीक्रेट ऑपरेशंस के जरिए कई गैंगस्टर्स को पकड़ा है। कहते हैं कि वो जो केस एक बार हाथ में ले ले उसे पूरा करके ही मानता है। कार्तिक, तुम जानते हो वो कौन है? उसकी कोई डिटेल पता है? मोंटी, नहीं सर, वो एक सीक्रेट एजेंट है। उसका असली नाम और ठिकाना पता लगाना बहुत मुश्किल है। ऐसे एजेंट्स के बारे में सिर्फ सीक्रेट सर्विसेज को ही पूरी जानकारी होती है, उनकी डिटेल्स कभी लीक नहीं की जाती। हमें ये बात भी इसलिए पता चली क्योंकि उन्होंने उस जहाज के बारे में हमारे एक आदमी से पूछताछ की थी, जिसके जरिए हमने समुद्री इलाके से जा रहा सोना अपने कब्जे में लिया था। पूरी छानबीन के बाद पता चला है कि सीक्रेट एजेंसियों ने क्राइम किंग का पता लगाने के लिए एजेंट मैक्स को तैनात किया है। और ये भी पता चला है कि अभिराज सिंघानिया भी उन सीक्रेट सर्विसेज की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कई बार उनके ऑफिस के आसपास देखा गया है। कार्तिक, एक मसला हल होता नहीं और दूसरा खड़ा हो जाता है। सीधी सी बात है, इस समय पूरी पुलिस फोर्स जानती है कि पिछले दिनों क्राइम किंग ने अपने एक आदमी को विराट सिंघानिया के चंगुल से छुड़ाने के लिए उससे मुलाकात की थी। तो वे भी अभिराज सिंघानिया के जरिए हमारे बारे में पता लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आती है। शिवम, लगता है किंग आ गए। अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे कि स्नाइपर को जहर किसने दिया? कार्तिक, ये बात तो मैं भी नहीं जानता। सच बताऊं तो आज मुझे भी डर लग रहा है। तभी किंग अपने खौफनाक मास्क के साथ वहां आता है। आते ही वो सामने लगी स्क्रीन पर पूरे अंडरग्राउंड तहखाने के कैमरे देखता है। फिर कड़क आवाज में कहता है, क्या हुआ? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? किंग की आवाज सुनते ही सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। कार्तिक और शिवम एक दूसरे की तरफ देखते हैं। किंग, तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल क्यों देख रहे हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों बुलाया मुझे? कार्तिक इशारा करता है कि शिवम बोले। शिवम घबराकर, वो किंग, एक्चुअली स्नाइपर स्नाइपर मर गया। किंग गुस्से में, क्या? स्नाइपर मर गया? कैसे? मैंने तुम्हें उसे टॉर्चर करने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं। उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी था। कार्तिक, लेकिन हमने उसे नहीं मारा, उसने खुद जहर खा लिया। किंग, क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसके पास जहर आया कहाँ से? कार्तिक, वही तो समझ नहीं आ रहा। किंग गुस्से में शिवम की कॉलर पकड़ लेता है। मैंने तुम्हें कहा था उस पर नजर रखना, फिर ये सब कैसे हुआ? शिवम हकलाते हुए, वो किंग, पता नहीं, मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। मोंटी और नाग की नजर हर वक्त उस पर थी। हम तीनों के सिवा उसके पास कोई नहीं गया। सार्थक, किंग, तो इसका मतलब साफ है, तुम तीनों में से ही किसी ने उसे जहर दिया है। अब तुम तीनों में से जिसने भी ये हरकत की है खुद बता दो, वरना तुम जानते हो क्या होगा। किंग शेर के पिंजरे की तरफ देखता है। ये शेर मुझे भूखा क्यों लग रहा है? लगता है तुम लोग इसे खाना नहीं देते। क्यों ना तुम में से किसी को इसका डिनर बना दिया जाए?
शिवम, लेकिन किंग, हम सच कह रहे हैं, हमने उसे जहर नहीं दिया। किंग, जहां स्नाइपर को कैद किया है वहां कैमरा है ना? उसकी फुटेज चेक करो। कार्तिक, मैंने चेक किया है, उसमें भी कुछ संदिग्ध नहीं है। इन 2 दिनों में उसके पास सिर्फ मोंटी और नाग खाना देने गए थे, इसके अलावा उसने कुछ नहीं खाया। किंग, तो तुम लोगों ने ही उसके खाने में कुछ मिलाया होगा। मोंटी और नाग नहीं किंग, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम आपके प्रति पूरी तरह वफादार हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? हमें नहीं पता उसने जहर कैसे खाया। किंग, ठीक है, चलो वहीं चलते हैं जहां उसे बंद किया था। सब अंदर की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? स्नाइपर की मौत का राज किंग को पता चलेगा या नहीं? और आखिर कौन है ये सीक्रेट एजेंट मैक्स? कहानी में क्या नया मोड़ आने वाला है, जानने के लिए देखते रहिए छलावा, एक प्रेम कथा, सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।